नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। भाजपा ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा जनता नेता प्रतिपक्ष को अब नेता अप्रतिपक्ष मानने लगी है। कहा संवैधानिक संस्थाओं को धमकी देने वाले राहुल अब हो गए हैं विध्वंसक। ऑपरेशन सिंदूर पर वायुसेना प्रमुख का बड़ा बयान, कहा हमने पाकिस्तान के 5 लड़ाकू विमान समेत एक टोही विमान को किया था तबाह। दिल्ली के जैतपुर में दर्दनाक हादसा, भारी बारिश के कारण एक समाधि स्थल की दीवार गिरी, 7 लोगों की मौत। उत्तराखंड के धराली और हर्षिल में भारतीय सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ का बचाव और राहत अभियान जारी। अब तक 1000 से ज्यादा लोगों को बचाया गया। और देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है रक्षाबंधन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी शुभकामनाएं। और आइए अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी को घेरते हुए कहा कि देश की जनता नेता प्रतिपक्ष को अब नेता अप्रतिपक्ष मानने लगी है। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राहुल गांधी अब संवैधानिक संस्थाओं को धमकी देने लगे हैं। जिस तरह से उन्होंने निर्वाचन आयोग पर आरोप लगाए हैं वो अब विध्वंसक हो गए हैं। राहुल उर्फ अराजक तत्व अब राहुल उर्फ विध्वंसक हो गए हैं। अब वो विध्वंस करना चाहते हैं संवैधानिक संस्थाओं का, भारत के लोकतंत्र का। आपको हक है अपने आरोप लगाने का भी और मुद्दे उठाने का भी, लेकिन धमकी देना नेता प्रतिपक्ष के लिए अशोभनीय है, निंदनीय है, पीड़ाजनक है हमारे लिए कि वो संवैधानिक संस्थाओं को अब धमकी देने लगे हैं। और भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष जिन्होंने संविधान की शपथ ली है, क्या वो संवैधानिक संस्थाओं का विरोध कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी मीडिया में अनर्गल आरोप लगाते हैं और प्रमाण मांगे जाते हैं तो वो प्रमाण नहीं देते। जब चुनाव हारते हैं तो ठीकरा कहीं फोड़ना है, तो ठीकरा फोड़ते हैं वो कभी ईवीएम पे, कभी वीवीपैट पे, कभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे, और झूठे आरोप लगाते हैं बिना तथ्यों के, और कभी औपचारिक शिकायत नहीं देते हैं। नो फॉर्मल कंप्लेंट इज एवर गिवन। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरीके से धूल चटाई थी। इस बीच एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी अहम जानकारी साझा की है। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने बेंगलुरु में आयोजित एक कार्यक्रम में बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 5 पाकिस्तानी लड़ाकू विमान और एक अन्य बड़ा टोही विमान मार गिराया गया। वायुसेना प्रमुख ने कहा कि पाकिस्तान द्वारा किए गए हमलों को रोकने में रूस निर्मित S-400 एयर डिफेंस सिस्टम महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का जो बड़ा विमान गिराया गया है वो एक एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम AWACS से लैस था। We have indication of at least one AEWNC in that AEWC hangar and a few F-16s which were under maintenance there. Apart from these, the SAGW systems, mostly from, I'm talking about fighter aircraft are from S-400. We have at least 5 fighters confirmed killed and 1 large aircraft, which could be either an Elint aircraft or an AEWNC aircraft, which was taken out at a distance of about 300 kilometers. This is the actually largest ever recorded surface-to-air kill. वायुसेना प्रमुख ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का एक प्रमुख कारण राजनीतिक इच्छा शक्ति का होना था। उन्होंने बताया कि हमें बहुत स्पष्ट निर्देश दिए गए थे। तीनों सेनाओं के बीच बेहतरीन समन्वय ने ऑपरेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। I want to talk about something like, if I can say, what were the reasons for success? One, which I can think of, is
that there was political will. I'm being very, very candid here, very open here, because I hear various versions of it. I think if I tell you something, people will have to believe, because I was there listening to everybody, attending every meeting. There was very clear political will, very clear directions which were given to us, and there were no kind of restrictions which were put on it. एयर चीफ मार्शल ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हम 80 से 90 घंटे के युद्ध में इतना नुकसान कर पाए कि उन्हें पता चल गया कि अगर वे इसे जारी रखेंगे तो उन्हें इसकी और भी अधिक कीमत चुकानी पड़ेगी, और यही वजह थी कि उन्होंने हमारे डीजीएमओ को संदेश भेजा कि वे बात करना चाहते हैं. You know, more of high-tech war which was fought in about 88-90 hours of war, we were able to achieve so much of damage to their system that it was very clear in their mind that in this current situation, if they continue, they are going to continue paying for it more and more. So they have come forward and sent a message again through DGMO कि हम बात करना चाहते हैं, and which was accepted from our side. आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बलात्कार हत्याकांड के 1 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में नवन्ना अभियान रैली का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया. रैली में लोगों ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ नारे भी लगाए. साथ ही मुख्यमंत्री से राज्य में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल भी किए. नवन्ना अभियान रैली के दौरान पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ममता बनर्जी बंगाल से जाने वाली हैं. ममता जाने वाला है. बंगाल वर्सेस ममता, बंगाली वर्सेस ममता, नारी वर्सेस ममता, जनता वर्सेस ममता. ममता शुड गो. नवन्ना अभियान रैली के दौरान भाजपा विधायक अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि ममता बनर्जी डर गई हैं, इसीलिए पुलिस द्वारा जनता पर लाठीचार्ज करवा रही है. कोर्ट के आदेश से हम यहां रैली कर रहे हैं. ममता सरकार की अराजकता का जवाब जनता चुनाव में देगी. ममता डर गई है और पुलिस को देकर जनता को पीड़न कर रहे, सबड्यू करने का कोशिश कर रहे और लाठीचार्ज किया. आज कोर्ट का अदालत का ऑर्डर से हम लोग किया कर रहे. आज लाठीचार्ज किया गया है. अभया का पिताजी माताजी को भी मारा गया है. अर्जुन सिंह का माथा फाड़ दिया गया है. हम लोग को भी मारा गया है. आज इसका जवाब जनता देंगे 2026 में. कोई भी स्वैराचारी शासक, ऑटोक्रेटिक रूलर का अंत होता है. ममता का अंत का टाइम आ गया है. उत्तराखंड के धराली और हर्षिल में भारतीय सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ का बचाव और राहत अभियान जारी है. अब तक 1000 से ज्यादा लोगों को बचाया जा चुका है. बचाव और राहत अभियान अभी भी जारी है. क्षेत्र में लिमची घाट तक सड़क मार्ग आवाजाही के लिए खुला है. वहीं 90 फुट ऊंचे बेली ब्रिज और हर्षिल तथा धराली के बीच 2 किलोमीटर लंबे पैदल मार्ग को सभी क्षेत्रों में उपयोग के लिए उपयुक्त मार्ग में बदलने का काम जारी है. राहत सामग्री और कर्मियों को लाने ले जाने के लिए धरासू से 2 MI-17 और 1 चिनूक हेलीकॉप्टर लगे हैं, जबकि मातली से 8 नागरिक हेलीकॉप्टर नागरिकों को निकालने के लिए सेवा में हैं. मतली हर्षिल क्षेत्र में मौसम साफ है, जिससे राहत और बचाव अभियान सुचारू रूप से जारी है. हमारी सबसे बड़ी जो प्राथमिकता थी वो सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना. 1000 से भी ज़्यादा लोगों को आज तक वहाँ से रेस्क्यू किया जा चुका है. लोगों का पुनर्वास करना, लोगों को सहायता करना, लोगों के लिए वहाँ पर राशन इत्यादि की व्यवस्था करना. हमने तय किया है कि सभी आपदाओं में जिस प्रकार से एक पैकेज दिया जाता है वो पैकेज भी हम देंगे, और इसके लिए समिति का गठन कर दिया गया है. उत्तराखंड के उत्तरकाशी के धराली गांव में आई प्राकृतिक आपदा ने स्थानीय लोगों को झकझोर कर रख दिया है. आपदा में पूरा धराली गांव और बाजार दलदल में तब्दील हो गए. चारों ओर मलबा के अलावा कुछ और नहीं दिखा. धराली पहुंचे हमारे संवाददाता दिग्वीर सिंह ने स्थानीय लोगों से बात की. धराली प्राकृतिक आपदा से जो लोग अब वहाँ जिन्होंने नजदीकी से देखा कि किस तरह सा बंजर था, हमारे साथ एक ग्रामीण है, धराली के निवासी हैं. आइए जानना चाहते हैं, आपका क्या नाम है? मोहित नेगी नाम है. नेगी जी, ये बताओ कि जब आपदा आई तो आपदा का बाद जो मंजर है आपको किस तरह का दिखा? आपदा के बाद जो मंजर था, जैसे वहाँ पहले पेड़ पौधे, बड़े बड़े होटल्स, बहुत अच्छे से सजा हुआ गाँव था, वो पूरा मार्केट था.
आपदा के बाद अब वहाँ कुछ भी नहीं बचा है, कोई भी होटल नहीं बचे, पूरे सेब के पेड़, बागयान, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ लोगों का, कुछ नहीं बचा है, बर्बाद हो चुका है वहाँ पे। वहाँ जो कल्प केदार मंदिर था वो भी ये मान लो 8 से 9 फीट नीचे धंस चुका है। अच्छा, जो आप कह रहे हैं कि जिस तरह दलदल हो रहा पूरा सड़क नहीं है, आने जाने का, बस से लोग जा रहे हैं, किस तरह की दिक्कत है? अब जो तेलंगाना राजमार्ग है ना, मोटर राजमार्ग है, तो उसमें क्या हुआ, जो गंगा जी का है, जो तेलंगाना ऊपर से आया, तो उसने गंगा जी को रोक दिया, तो उसकी वजह से क्या हुआ, रोड पे जो है गंगा जी का पूरा जल जो है, पूरी रोड बंद होगी। अब हमारे जो बराबर वाले गांव के लोग हैं वो हमारे अपने हैं, तो उनके सुख दुख में हमें जाने के लिए क्या करना पड़ा है, मुगबा से पैदल जाके, फिर मुगबा से पुल से उतर के, टूटा हुआ पुल है वो, वहां से उतर के फिर आगे से जाके जाना पड़ रहा है, बहुत लंबा जाना पड़ रहा है। वो रोड जो है बिल्कुल भी पूरी जलमग्न रोड है, बहुत दिक्कत आ रही है। अगर वहां से कोई स्थानीय लोग जाते हैं तो उनकी जान को भी आहत हो सकती है। बाकी आगे जाके भी पुल है जिसमें भारतीय सेना के जवान है हमारे, जो कि पकड़ के उन्हें क्रॉस करवा रहे हैं। चलिए, ये थे हमारे साथ ग्रामीण। और अब जिस तरह से जो माहौल वहां पे दिख रहा है, जो मंजर दिख रहा है, लोग काफी भयभीत नजर आ रहे हैं। उत्तरकाशी से दूरदर्शन समाचार, दिग्विजय बिष्ट। और वहीं मंदिर में पुजारी सत्येंद्र ने बताया कि इस तरह की आपदा उन्होंने कभी नहीं देखी और अब तक संभल नहीं पाए। सारा प्रशासन जो है, हमारे डीएम साहब भी, हमारे उनके अधीनस्थ समस्त कर्मचारी लोग जो हैं वहाँ पर राहत पहुँचा रहे हैं, और हमें आशा है कि उन लोगों को जो है राहत मिलेगी और भविष्य में उनके पुनर्स्थापन की व्यवस्था के लिए जो सरकार जो है कुछ कार्य करेगी। 600 से अधिक आदमी रेस्क्यू करके जो है मातली या देहरादून तक पहुंचा दिए गए हैं। अब यहाँ के लोकल लोग भी जो हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, बच्चे लोग हैं, जो नीचे जाना चाहते हैं, सरकार जो उनको जो नीचे पहुँचा रही है। और वहीं दिल्ली में तेज बारिश से जैतपुर थाना क्षेत्र में एक समाधि स्थल की दीवार गिर गई। हरिनगर के बाबा मोहन राम मंदिर के पास हुए हादसे में कई लोग मलबे में दब गए। सूचना पर दिल्ली पुलिस, फायर ब्रिगेड और डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम ने राहत और बचाव कार्य शुरू किया। मलबे में दबे 7 लोगों की मौत हो गई है। गंभीर रूप से घायलों को एम्स के ट्रॉमा सेंटर और सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यहाँ उनका उपचार चल रहा है। टीम अभी भी लोगों की तलाश में बचाव कार्य जारी रखे हुए है। और वक्त यहां पर एक छोटी सी ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। भाजपा की केरल इकाई ने हाल ही में जारी मसौदा मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर अनियमितता और सत्तारूढ़ वाम दलों पर सरकारी अधिकारियों के सहयोग से हेरफेर अभियान चलाने का आरोप लगाया है। केरल भाजपा के राज्य महासचिव अनूप एंटनी ने दावा किया है कि पार्टी ने राज्य भर में 5 लाख से अधिक विसंगतियों का पता लगाया है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने राज्य चुनाव आयोग को इसकी विस्तृत शिकायत दी है और कानूनी कार्रवाई पर विचार कर रही है। नया वोट ऐड करने का प्रोसेस चालू है। इस दौरान इन लोगों ने वोटर लिस्ट का मैनिपुलेशन भी बहुत हद तक करने का कोशिश किया। भारतीय जनता पार्टी केरला ने इस विषय को बहुत डिटेल में स्टडी किया, एनालिसिस किया। एक एक पंचायत का डेटा हमने रिट्रीव किया, उसको पूरा एनालाइज किया टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर यूज करके। तब हमारे सामने ये विषय आया कि काफी सारे लाखों, 4 से 5 लाख के लगभग केरला में वोट, जो वोटर लिस्ट में अभी जो वर्तमान में वोटर लिस्ट में जो वोट है वो डुप्लीकेट वोट है या इर्रेगुलर वोट है या इलीगल वोट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक का दौरा करेंगे, जहां वे बेंगलुरु में विकास की कई योजनाओं की सौगात देंगे। इनमें खास है 3 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन और नई नम्मा येलो लाइन मेट्रो। बेंगलुरु से देखिए हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह की ये खास रिपोर्ट। देश की रेल सफर में एक और ऐतिहासिक कदम। 10 अगस्त 2025 को मिलने जा रही हैं 3 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेंगलुरु के केएसआर रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। पहली वंदे भारत ट्रेन बेलगावी से क्रांतिवीर संगोली रायण बेंगलुरु के बीच चलेगी, जो बेंगलुरु, तुमकुरू, हासन, चिक्कमगलुरु, चित्रदुर्ग, दावणगेरे, हावेरी, धारवाड़, उत्तर कन्नड़ और बेलगावी जैसे जिलों को तेज रफ्तार से जोड़ेगी।
दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस अजनी नागपुर से पुणे के बीच शुरू होगी, जिससे नागपुर, वर्धा, अमरावती, अकोला, जलगांव, नासिक, अहिल्यानगर और पुणे के यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। तीसरी वंदे भारत ट्रेन अमृतसर से श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच चलेगी, जो अमृतसर, जालंधर, पठानकोट, जम्मू और रियासी के यात्रियों को तेज और आरामदायक यात्रा का अनुभव दिलाएगी। वंदे भारत है, ये हमारा फ्यूचर एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट रहेगा इंटरसिटी ट्रैवल के लिए, जो आम आदमी की को दृष्टि में रखते हुए जो अमृत भारत ट्रेन्स है उसकी भी लॉन्च हो रही है। हम लोग वंदे भारत स्लीपर भी लॉन्च करने जा रहे हैं। ये धीमे धीमे एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्यूचर के प्रोडक्ट हो जाएंगे और 2030 तक लगभग जो वंदे भारत के प्रोडक्शन है वो उसमें काफी इजाफा होगा। वहीं देश को 3 और नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात के बाद बेंगलुरु के लोगों को प्रधानमंत्री मोदी एक और बड़ी सौगात देंगे, यानी नम्मा मेट्रो की येलो लाइन की। इस 19.15 किलोमीटर लंबे मेट्रो कॉरिडोर पर हर 25 मिनट में 3 चालक रहित ट्रेनें चलेंगी। यह कॉरिडोर दक्षिणी बेंगलुरु में इलेक्ट्रॉनिक सिटी होते हुए आरवी रोड को बोम्मा संद्रा से जोड़ेगा, जिसमें 16 स्टेशन होंगे। इस नई येलो लाइन के शुरू होने से दक्षिण बेंगलुरु के औद्योगिक क्षेत्रों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी और लोगों को विश्व स्तरीय आरामदायक यात्रा का आनंद। साथ ही सबसे बड़ी बात, लोगों को ट्रैफिक से निजात मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को बेंगलुरु में पर्पल लाइन और ग्रीन लाइन के बाद अब इस तीसरे येलो लाइन मेट्रो की भी शुरुआत करेंगे, जो यहाँ के लोगों को ट्रैफिक से निजात दिलाएगा और रागीगुडा से लेकर इन्फोसिस तक का विश्व स्तरीय यात्रा का अनुभव भी कराएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की जाने वाली रेल और मेट्रो से बेंगलुरु में विकास को और गति मिलेगी। कर्नाटक में चलने वाली यह 11वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन होगी। वहीं आंकड़ों पर नजर डालें तो देश भर में वंदे भारत ट्रेन 144 सेवाओं के जरिए 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तक पहुंच चुकी है, जो अब 150 तक पहुंच जाएगी। सरकार का लक्ष्य अगले 3 वर्षों में 200 और वंदे भारत ट्रेनों को शुरू करने का है। निश्चित ही ये कहना गलत नहीं होगा कि बेंगलुरु से बेलगावी के बीच नई वंदे भारत ट्रेन और नई येलो मेट्रो लाइन यात्रा समय को तो कम करेंगी ही, साथ ही यात्रियों को तेज, सुरक्षित और आरामदायक सफर का भी अनुभव कराएगी। अभिषेक सिंह, डीडी न्यूज, बेंगलुरु। और वक्त यहां पर एक और छोटे से ब्रेक का हो गया है, जल्द हाजिर होते हैं। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देश का रक्षा क्षेत्र में निर्यात पिछले वर्ष 23,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है और ये अगले 2 से 3 वर्षों में दोगुना हो जाएगा। डीआरडीओ के सचिव और डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी की गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष डॉक्टर समीर कामत ने ये बात कही है। डॉक्टर कामत ने ये बात DIAT के 14वें दीक्षांत समारोह के अवसर पर कही। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर में उपयोग किए गए हथियार, मिसाइल और उपकरण स्वदेशी डीआरडीओ द्वारा विकसित थे। आत्मनिर्भर भारत ये आज की ज़रूरत है। मैं कहूँगा कि आगे अगर कंट्री को सॉवरेन रहना है तो हमको आत्मनिर्भरता पे पूरा जोर देना चाहिए। 2014 से इस गवर्नमेंट ने आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया को बहुत सपोर्ट दिया है। लास्ट ईयर 1,50,000 करोड़ का डिफेंस प्रोडक्शन कंट्री में हुआ है। ये दर्शाता है कि आगे हमारा देश पूरी तरह से आत्मनिर्भर होगा ये डिफेंस क्षेत्र। राष्ट्रपति भवन में रक्षाबंधन का त्योहार काफी उत्साह के साथ मनाया गया। इस बार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यह त्योहार दिव्यांग बच्चों के साथ मनाया। तेलंगाना से आई दिव्यांग बालिकाओं ने इस मौके पर राष्ट्रपति को राखी भी भेंट की। राष्ट्रपति भवन में इस मौके पर 17 राज्यों से 600 से ज्यादा स्कूली बच्चे शामिल हुए थे। राष्ट्रपति ने बच्चों को वृक्षारोपण करने के लिए प्रेरित किया। राष्ट्रपति ने बच्चों को बताया कि पेड़ पौधे सुरक्षित रहेंगे तो हमारा जीवन सुरक्षित रहेगा।
राष्ट्रपति ने कहा कि जिस तेजी से जंगल सिमट रहे हैं, ऐसे में पेड़ पौधों को भी आज के दौर में रक्षाबंधन की जरूरत है। आज हम लोगों को सुरक्षा देने वाला सबसे बड़ा चीज है पेड़ पौधा। पेड़ पौधा हमको सुरक्षा देते हैं, हमको ऊर्जा देते हैं, जिंदगी देते हैं। जिंदगी जीने का ये एक बहुत बड़ा सोर्स है। पेड़ पौधा को भी रक्षा बंधन की जरूरत है। अभी जैसे प्रकृति का परिवर्तन हो रहा है, इसके लिए हम लोगों को इसी दिशा में काम करना होगा और पेड़ पौधा को भी हम रक्षा बांधेंगे। ये केवल मनुष्यों क्या सुरक्षा के नहीं, जितने पशु पक्षी जितने भी जीव जंतु, उसके साथ साथ ये प्लानेट का रक्षा करेंगे। ये पृथ्वी का रक्षा करने के लिए हमको आगे जाना होगा। और वहीं इस मौके पर हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो ने दिव्यांग बच्चियों से खास बातचीत की। देखिए। आज रक्षाबंधन है और हम इस वक्त हैं राष्ट्रपति भवन में। मेरे साथ कुछ दिव्यांग बच्चियां हैं जो तेलंगाना से आई हैं। आज उन्होंने राष्ट्रपति को राखी बांधी है और राष्ट्रपति से उन्होंने कुछ सीखा भी है। आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं। आपने राष्ट्रपति को राखी बांधी है, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। क्या बोला उन्होंने आपको? झाड़ लगाना, पेड़ लगाना बोले, केला का पेड़, तुलसी का पेड़, पीपल का पेड़ लगाना बोल के बोले। और क्या बोला आपसे राष्ट्रपति जी ने? आप लगाएंगे? मैडम हम लगाएंगे पेड़। कौन सा पेड़ लगाओगे? केले के, पीपल के और तुलसी के पेड़ लगाएंगे। So when you met her, did you feel that she is with you? Yes, I feel very happy. I'm very exactly happy. Exactly feel. She got up from her chair and gave her space. We are happy. So what are you going to tell your friends? That to plant trees in their gardens and say to others to plant trees. And what would you tell about your experience meeting the president? I'm very happy to meet Madam. This is a great opportunity for us. Okay. Which class are you from? I'm from 10th class. And you? All 10th class? Only 2 members. And you? I'm from 9th class. You? I'm from 8th class. आपने सुना, ये जो बच्चियां हैं ये 8वीं से 10वीं कक्षा तक की छात्राएं हैं और ये बहुत खुश हैं कि इन्होंने राष्ट्रपति को राखी बांधी और राष्ट्रपति से ये सीख लेके जा रही हैं कि ये पौधा जरूर लगाएंगी। कैमरामैन पीयूष के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज, राष्ट्रपति भवन। और असम के धुबरी में सीमांत चेतना मंच के सदस्यों ने स्थानीय महिलाओं के साथ मिलकर बीएसएफ वाटर विंग कैंप में सेना के अधिकारियों और जवानों को राखी बांधी। इस पहल का उद्देश्य सुरक्षा बलों के समर्पण का सम्मान करना और स्थानीय समुदाय के साथ भावनात्मक जुड़ाव को बढ़ावा देना था। इस बीच काजीरंगा क्षेत्र में 3 स्कूलों, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, काजीरंगा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और हाथीखुली आदर्श विद्यालय के 100 से अधिक छात्रों ने कोहोरा पुलिस चौकी पर पुलिसकर्मियों को राखी बांधी। ये कार्यक्रम छात्रों को भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं से जोड़ने और समाज के रक्षकों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए आयोजित किया गया था। छात्रों की गर्मजोशी से अभिभूत जवानों ने इस सार्थक पहल के लिए हार्दिक धन्यवाद दिया। जवान है, कुछ जवान है कि 4 आवर्स बॉर्डर में तैनात रहते हैं। कुछ आदमी को छुट्टी जाने का मौका मिलता है, कुछ आदमी को नहीं मिलता। लेकिन अब लोग आने के बाद हमारा जो कौमी था सिस्टर का, वो भी है बहन का, अब लोग आने के बाद एक माहौल बन जाते जिसमें हम महसूस करते जो हम कोई दूर में नहीं, बहन हमारा साथ में है, तो हमारे एक अलग से इनकरेज मिलता है। इस दिन के लिए वेट करते, जो आप लोग आएंगे हम स्वागत करेंगे, हम एक खुशी माहौल बन जाएगा जिसमें हमारा जो बॉर्डर गार्डिंग का एक अलग से इंस्पिरेशन बनता है। आप लोग का आने के बाद एक सिविलाइजेशन हो जाता है हमारा बंदा को।
भाई बहन के अटूट प्रेम का पर्व रक्षाबंधन आज पूरे देश में बड़े उत्साह से मनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में इस बार इस पर्व को एक अनूठे अंदाज में मनाया गया, जिसका मकसद केवल रिश्तों की डोर को मजबूत करना ही नहीं बल्कि पर्यावरण की रक्षा करने का संदेश भी देना था। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के उतई में स्थित तृतीय रिजर्व बटालियन भिलाई का परिसर, जहां सुबह से ही केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवान और केंद्रीय विद्यालय के छात्र छात्राएं एक विशेष आयोजन में जुटे थे। हाथों में रंग बिरंगी राखियां और सामने खड़े हरे भरे वृक्ष। इन पेड़ों की डालियों पर राखी बांधते हुए बच्चों के चेहरे पर वैसा ही स्नेह और अपनापन था जैसा भाई की कलाई पर राखी बांधते वक्त होता है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवानों और केंद्रीय विद्यालय उदय के छात्र छात्राओं ने वृक्षों पर राखियां बांधी और कहा कि इस रक्षाबंधन त्योहार में हरित रक्षाबंधन महोत्सव में पेड़ उनके परिवार के सदस्य की तरह हैं। पर्यावरण हमारे लिए, हम उसके लिए हैं, लेकिन जब हम उसे त्योहार के साथ जोड़ते हैं तो एक प्रेम का भाव और जागृत होता है। और आप देख रहे हैं हमारे बच्चे इसमें बहुत बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। पूरे कैंपस के पौधों को उन्होंने रक्षा सूत्र बांधा है। अब हम एक दूसरे के साथ एक ब्रदरहुड के बंधन में बंध गए हैं। वो हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं और हम भी उनका संरक्षण करेंगे। आज हम केंद्रीय विद्यालय CISF भिलाई के छात्र छात्राएं 3rd रिजर्व बटालियन के मेंबर्स के साथ हरित रक्षाबंधन मना रहे हैं। रक्षाबंधन हम रक्षा भाई बहनों की करते हैं, बट हमारी सुरक्षा पेड़ भी करते हैं, तो इसलिए हमने पेड़ों को राखी बांधी है। पेड़ हमारी सुरक्षा करते हैं, बट आगे चल के हम पेड़ों की भी रक्षा करेंगे। आज हमने 3rd रिजर्व बटालियन कैंपस के मेंबर्स के साथ हरित रक्षाबंधन मनाया है और इस बात की मुझे और हम सभी छात्रों को बहुत खुशी है कि रक्षाबंधन तो भाई बहनों का त्यौहार होता है, लेकिन आज हमने पेड़ों को राखी बांधी है क्योंकि पेड़ भी हमारी ज़िंदगी में एक भाई की तरह ही हमारी रक्षा करते हैं। हमने आज हरित रक्षाबंधन मनाया। इसके पीछे हमारा ये मकसद था कि हम पेड़ के साथ भाईचारा निभा सके, जैसे वो हमारी रक्षा करते हैं हम भी उनकी रक्षा करें। हरित रक्षाबंधन मनाने के पीछे उद्देश्य यह है कि जिस तेजी से वृक्षों की कटाई की जा रही है उससे जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उसे रोकने के लिए पेड़ बचाना आवश्यक है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। आज की जंग सिर्फ जमीन की नहीं, अब आसमान की सटीकता और साइबर की सुरक्षा भी है सबसे बड़ी ताकत। भारत की नई युद्ध क्षमता कैसे बदल रही है युद्ध की परिभाषा, कैसे जंग के मैदान में गेम चेंजर साबित हो